हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे और मैंने आपको बताया था उन क्वेश्चंस में कि प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा। हाँ, जो क्लास हमारी एंड हुई थी, हमने दो शब्दों को आपके पास रखा था। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो खर्चे प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और एक आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था बचपन की यादें ताजा करने के लिए, एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सब बनाना था। हमने कुछ कैपिटल अकाउंट बनाने का भी थोड़ा मोड़ा जिक्र किया था, लेकिन मैंने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया था क्योंकि वो टॉपिक अभी आगे आने वाला। आज की क्लास में मेरे बच्चे, आज की क्लास में जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें कुछ कानूनी दावपेच समझना है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पता है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, ध्यान सुनना। अभी तक जो हमने पिछली क्लास तक बातें की वो था, अगर मान लो हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो फिर क्या करेंगे। कुछ नोट लिखिए मेरे साथ यहां पे। नोट नंबर वन, ये पार्टनरशिप डीड जो होता है ये क्या है? एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट जिसमें हम आपका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या आपका एक्शन ऑफ वर्क होगा पार्टनर्स का, प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा, फर्म का नाम क्या है, फर्म का प्लेस क्या है, फर्म कहां कहां ऑपरेट करेगी, वो सारी बातें उसमें मेंशन की रहती है। मैं आपको बुक में मैंने थ्योरी दिया हुआ है, मैं समझाऊंगा। मैं मुद्दे पे आता हूं। क्या ये पार्टनरशिप डीड यानी कि जो एग्रीमेंट बना है पार्टनर्स के बीच में, क्या वो एग्रीमेंट आपका रिटन होगा, ओरल होगा, या कुछ भी हो सकता है? मेरे बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसको लेकर आप पूरे बुक्स में पार्टनरशिप को स्टडी कर रहे हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है, मतलब जो हमने आपस में एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हमने और आपने मिलकर जो पार्टनरशिप शुरू किया, इसमें जो हमारे बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं, दैट एग्रीमेंट्स मे बी ओरल और रिटन, यस, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव रिटन एग्रीमेंट। एक्चुअली ओरल में मैंने और आपने डिसाइड किया कि ठीक है जी, हम प्रॉफिट ऐसे डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट इतना, सब कुछ ठीक है। लेकिन कल को मान लो कि आप बात से पलट गए, आपने कहा नहीं जी, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, वैसा कहा था, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं, लिखिए जरा यहां पे, लिखेंगे आज मेरे साथ नोट नंबर 1 कि पार्टनरशिप डिड, लिखिए यहां पे, पार्टनरशिप डिड मे बी रिटन, ये रिटन भी हमारे बीच में हो सकता है, और ओरल, ये ओरल भी हो सकता है, फुल स्टॉप। बट इट इज हाईली recommended oblique desirable to have written partnership did to show as proof in case of any dispute among partners। कल को फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो मेरे बच्चे, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट है, लिखित है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ओरल होगा तो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि कल को एक पार्टनर हम में से मुकर सकता है कि हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, फिर आपको उसकी प्रूफ नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए पार्टनरशिप डीड मे बी रिटन और ओरल, ट्रू या फॉल्स, तो आप बोलेंगे ट्रू। बट फिर कहता है कि इट इज डिजायरेबल, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, इट इज डिजायरेबल
टू हैव पार्टनरशिप डीड इन ओरल फॉर्म, तो बोलना फॉल्स, ना ना ना। डिजायरेबल मतलब हम चाहेंगे क्या कि रिटर्न हो, ताकि कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको नोट नंबर 2 लिखा रहा हूं, नोट नंबर 2, और एक कहानी पहले सुन लो, उसके बाद मैं आपको नोट नंबर 2 लिखाता हूं। पता है क्या हुआ? एक समय की बात है कि ये आप रहे, आप BOY, बॉय, बॉयफुल क्या होता है? लड़का, जानते हो ना, बॉयफुल लड़का। अगर आप लड़की है तो कोई बात नहीं, छोटी सी कहानी है। ये देखो, मैं अपनी कलाकारी से बॉय से लड़का बनाता हूं। ये देख रहे हो आप, ये मैंने बहुत तपस्या करके ये सब चीज सीखा हुआ है। ये देखो आप, ये लड़का बन के तैयार हो गया है ना, ये लड़का बन के तैयार हो गया। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, सच्ची बता रहा हूं आपको। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? एक बार अमेरिका ने मुझे बुलाया था इंटरनेशनल अवार्ड देने के लिए ड्राइंग्स के अंदर में, बट मैं गया नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज देखो क्या मस्त ड्राइंग्स, बॉय से लड़का बना दिया। मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ये देखो चिड़िया, ये देखो सर, चिड़िया हाँ बच्चे उड़ रही है, देखो ना आप, ऐसे नहीं उड़ते रहते आपका, कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी। आम देखो, आम, ये ड लिख दो, ड को ऐसे मिला दो, आम बन गया। तो आप छोड़ो ना, मैं इन सब बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। एक समय की बात है, ये है एक बेटा और ये रहे इनके पापा, बड़े हैं इनसे, पूज्य है ना, इसलिए मैंने क्या किया, पापा को ऐसे बना दिया, ठीक है। ये पापा, ये पापा। एक बार क्या हुआ कि पापा ने खूब सारे पैसे लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में क्या किया मेरे बच्चे, जितने इनकी पूंजी थी, जितना पैसा था, सारा का सारा पैसा इन्होंने क्या किया, लगा दिया। और जब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड किया गया तो रजिस्ट्रेशन करते समय पापा ने अपने आप को और अपने बेटे को, दोनों को क्या किया, बेटा चाहे बेटी जो भी हो, है ना, दोनों को क्या किया, एक पार्टनरशिप बना के इनको कहा कि आप भी एक पार्टनर हो और मैं भी एक बन जाता हूं पार्टनर, और चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट हो गया, दोनों रजिस्ट्रेशन के अंदर में पार्टनर है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। मेरे बच्चे जरा बताओ कि पापा बेटे के बीच में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है घर के अंदर में, तो क्या कोई पार्टनरशिप डीड तैयार करोगे क्या? क्या पापा को बोलो क्या कि पापा प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा, इंटरेस्ट कितना कितना लोगे, सैलरी कितना कितना, ऐसी बातें होंगी क्या? ऐसी बातें नहीं होती है। पापा है, बेटे है, खून का रिश्ता है, एक ही घर के लोग हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे? तो मिलकर काम शुरू हो गया। मेरे बच्चे, समय चला, खूब सारा पैसा बिजनेस में आने लगा, ये खूब सारे पैसे बिजनेस में आने लगे, खूब सारा पैसा, इतना पैसा बिजनेस में आ गया, बिजनेस बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। उसी बीच में आपके भी आपके फैमिली हो गया, आपके बाल बच्चे, आपकी वाइफ, या फिर अगर आप लड़की है तो आपके पति, मतलब इस तरीके से फैमिली बढ़ गई। और जब फैमिली बड़ी हो गई तो उस केस में अब आपके दिमाग में आया कि यार मुझे अब पापा के साथ नहीं रहना, इसमें एक दीवार बनाना है, एक दीवार। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अलग काम करूंगा, मुझे पापा के साथ जो है, नहीं काम तो एक साथ ही होगा, लेकिन मैं अलग रहूंगा और मैं अलग रहूंगा। ऐसा आपने और आपके पापा ने डिसाइड किया। अक्सर देखा गया है कि पापा बेटा हो, या इससे भी ज्यादा अच्छा कहानी आज हमारे देश में क्या होता है भैया, कि भाई भाई जो है ना, कभी एक साथ खेला करते थे, मस्ती करा करते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, फैमिली उनकी हो जाती है, तो दोनों तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। बड़ा दर्द का समय होता है। लेकिन आज सच्चाई है मेरे बच्चे, पता नहीं ऐसा क्यों हमारे देश में हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ती है, भैया आप अलग मैं इधर उधर, ऐसा चलता है। छोड़ो, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि किसी कारणवश अगर मान लो दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, बिजनेस को आगे बढ़ाया, आज दोनों अलग हो रहे हैं। या फिर मान लो यहाँ पे एक बेटा नंबर 1 और यहाँ पे बेटा नंबर 2, यानी कि दो भाई 1 भाई 2 ने मिलकर काम स्टार्ट किया था बिना किसी एग्रीमेंट के, क्योंकि दोनों खून के रिश्ते में बंधे हुए थे, जो भी पैसा आता घर में ही आता, क्यों फालतू में एग्रीमेंट करे। इन्होंने क्या किया, काम शुरू किया। और कुछ समय बीतने के पश्चात, कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया। जब डिस्प्यूट्स हुआ तो अब बात उठी कि यार जो प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ना तो आपने ओरल और ना ही कोई रिटर्न, कोई एग्रीमेंट ही आपने नहीं किया था। समझ मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब तो डिस्प्यूट्स हो गया। यहाँ पे पापा कहेंगे कि भैया मैंने कैपिटल लगाया है, मुझे इतना पैसा चाहिए इंटरेस्ट के रूप में, आपने कुछ नहीं लगाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूं तो मुझे प्रॉफिट का 3 टुकड़ा चाहिए, आप 2 टुकड़ा लो। ऐसी कुछ भी बात हो सकती है।
झगड़े होने के बाद कहां कोई पापा बेटा का या बेटा पापा का होता है। न्यूज नहीं देखते कि सुनने में आता है कि एक बेटे ने अपने बुढ़े पापा को पिटना शुरू कर दिया, माँ को घर से निकाल दिया। आप भी तो कल को करोगे, ऐसा करोगे ना? नहीं सर, हम नहीं करने वाले। वो गंदे लोग होते हैं, वो पापी इंसान होते हैं। हमारे लिए माँ बाप जो है सर, वो भगवान की तरह से पूज्य है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। चलो खैर, मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, कुछ नहीं, कि मैंने कहा कि ये जो दो लोग जो आपका है, अगर कल को मान लो कि बिजनेस स्टार्ट किया था विदाउट मेकिंग एनी पार्टनरशिप डीड, लेकिन एक समय के बाद दोनों में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया, दोनों में अब बात उठी कि भैया प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, और उस केस में इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं था, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे इस झगड़े को सलटाया जाएगा? मेरे बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं कि अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड बनाए बगैर अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मान लो बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तो पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें मेंशन की गई हैं उसी के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। शॉर्ट में दोबारा आता हूं, दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे और किसी कारणवश उन्होंने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया था, बाद में डिस्प्यूट्स अगर होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर, तो जो बातें बता रहा हूं उसी के मुताबिक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो कौन सी बातें हैं मैं आपको बताता हूं। लिखिए मेरे साथ नोट नंबर 2 यहां पे आप लिखेंगे, मेरे साथ यहां पे नोट नंबर 2 लिखेंगे आप मेरे साथ यहां पे नोट नंबर 2, और कहा गया इसके अंदर में, नोट नंबर 2 के अंदर में, इन द एब्सेंस ऑफ, साथ साथ लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट ऑफ फर्म will be distributed as per following methods, इन तरीकों से। और ये तरीका कहां मेंशन किया गया है जी? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में क्या बोला गया है? नंबर ए लिखिए आप यहां पे, कहते हैं कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ साथ लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मतलब किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो दो लोग हैं, ए और बी, और मान लो इस पार्टनरशिप के अंदर में ए ने 8 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया था और आपने 2 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मेरे बच्चे उस केस में चाहे कितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यहां पे ए कह सकता भैया मेरा कैपिटल ज्यादा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट देना ही नहीं है, या तो एग्रीमेंट करके रखो जी, एग्रीमेंट नहीं है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। नंबर बी कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स, मान लो आपने 1 लाख रुपए, आपने 20,000 रुपए या कुछ भी अमाउंट, अगर आपने ड्रॉइंग्स किया है तो ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेरे बच्चे लिखा हुआ है कि अगर बिना पार्टनरशिप डीड के आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, तो उस डिस्प्यूट्स का जो सल्टाना होगा वो इसी के मुताबिक होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सी, नो सैलरी पब्लिक कमीशन will be allowed to any partner। आप समझ रहे हो ना? अगर हम लोगों ने बिना किसी एग्रीमेंट के काम स्टार्ट कर दिया आपस में, और कल को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई आपका झगड़ा होता है, तो कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, अगर पहले से आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो। हाँ, डी पॉइंट पे कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से, लोन के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन, मैं पार्टनर्स लोन कह देता हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज्ड
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मेरे बच्चे। कैपिटल पे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एज लोन कुछ अमाउंट दिया है तो उस लोन पे वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर ले सकता है। और पॉइंट नंबर ई, इसको देने के बाद कहता है कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स जो बच जाएगा प्रॉफिट, ये सब कुछ देने के बाद, मतलब इसको देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ध्यान से, इक्वली मतलब जो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट और लोन पे 6% देने के बाद बच जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इक्वली आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, आपने कितना कम कितना किया जी, कौन ज्यादा काम कर रहा, कौन कम मेहनत कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली डिवाइड किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बात किया इन द एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच में नहीं है तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक काम करते हैं, इन बातों को समझने के लिए मैं क्वेश्चन आपको कराना पसंद करूंगा। आप जरा आइए बुकलेट का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 4 या 4 के पहले भी मैं सोच रहा हूं कि एक और अच्छा क्वेश्चन करा दूं। आप जरा आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आइए बुकलेट का, जरा चेक करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं यहाँ पे, है ना। मुझे अभी इसको रखना है आपको समझाने के लिए, मुझे कुछ बातें समझानी है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं और यहाँ पे मैं 7th क्वेश्चन आपको कराता हूं। 7th क्वेश्चन, 7th सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बता रहा है। एबी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ध्यान से, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। 1 अप्रैल 2018 को आप बिजनेस में एंट्री की हो, लेकिन विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कोई डीड आपके पास नहीं है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 5 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बिजनेस में इतना अमाउंट एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑन 31 अक्टूबर 2018। ध्यान से, 31 अक्टूबर 2018 को ए ने एडवांस किया 2 lakhs बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि पार्टनरशिप है नहीं, उसने 2 लाख रुपए बस बिजनेस को दे दिया एज लोन का अमाउंट। कब दिया? 31 अक्टूबर को। Profit loss account for the year ending on 31st March 2019 showed a profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit। कहता है कि भैया पार्टनर्स जो है वो एग्री नहीं कर पाए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना चाहिए या प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करें। कहता है कि पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। ना तो मैं आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा न लोन अकाउंट, वो बात की बात है, मैं बाद में देख लूंगा। यहां तो मेरे बच्चे सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ना। मैं एक पहले डायग्राम बनाऊंगा। एक्चुअली मेरी एक आदत है, मैं आपको अपनी आदत बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में जब कई सारे डेट्स होते हैं तो मैं पहले सारी बातों को क्वेश्चन में डायग्राम पे लिखता हूं। ये मेरा आदत है, इस आदत को आपको भी डेवलप करना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो देखो ना, कहता है कि बिजनेस जो है वो 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ इस दिन, और यहां पे एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो निकल के आया, एज कैपिटल जो पैसा बिजनेस में डाला ए ने और बी ने। ए ने कितना डाला जी? ए का कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपीज का है और बी का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपीज का है। मतलब ये साल का स्टार्टिंग था। फिर कहता आपका आगे पढ़ना कि दे ऑन 31 अक्टूबर 2018, यहां कहीं मेरे बच्चे साल के बीच में 31 अक्टूबर 2018 को इन्होंने क्या किया? कहता है कि 31 अक्टूबर को ए ने एक लोन दिया है, मतलब लोन फ्रॉम ए, लोन दिया है ए ने कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। आज 2 लाख रुपए का लोन दिया यहाँ पे आपका, और कहता है कि 1 साल गुजर गया और साल का एंड आ गया 31 मार्च 2019। ये 31 मार्च 2019, दिस इज द एंड ऑफ ईयर, साल का एंड आ गया, और कहता है कि आपने एक प्रॉफिट कमाया है कितना जी? 430 का। तो बच्चे हम लोगों ने
प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट कितना बता रहा है वो, प्रॉफिट आपका 4,30,000 रुपीज का, 430 का। ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि अर्न 31 मार्च को शोड अ प्रॉफिट ऑफ 430 बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अबाउट द इंटरेस्ट कितना देना है, मतलब इंटरेस्ट और प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए झगड़े चल रहे हैं। बताओ कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। देखो ना मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, मैं पहले यहां पे आपके लिए बना के दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर होगा। मेरे बच्चे 4,30,000 का आपने पूरे वर्ष में प्रॉफिट कमाया, लेकिन ध्यान रहे इसमें यहां पे लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो अभी वो माइनस नहीं हुआ, क्योंकि अभी डिस्प्यूट्स में इंटरेस्ट कितना चार्ज करना, कितना चार्ज करना वही नहीं पता। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, इस 430 में अगर इस लोन पे कोई इंटरेस्ट हमें देना है, क्या देना है, क्या एक बार चेक करता हूं कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, नो कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा जी 6% पर एनम के हिसाब से। तो मेरे बच्चे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद ये इसमें 7 से 8 लाइन जगह छोड़ के वो वर्किंग नोट्स नंबर 1, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स को देना होगा। इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था, एज लोन। ए ने जो लोन दिया है फर्म को उस पर इंटरेस्ट कितना जी, तो 2 लाख रुपीज का आपका लोन है, 2 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6%, 6% मेरे बच्चे, 6% यानी कि 6/100। ये ध्यान रखना 2 लाख पे 6%, ये जो इंटरेस्ट आपका निकल के आया ये इंटरेस्ट पर एनम है, मतलब 1 साल का। 2 लाख पे 6% के हिसाब से जो 12,000 रुपए आपका इंटरेस्ट बना वो 1 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन क्योंकि लोन का पीरियड फर्म के पास लोन कितने समय रहा, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने मेरे बच्चे। 31 अक्टूबर को लोन दिया, अक्टूबर तो खत्म हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो हमने कहा कि देखो जी 2 लाख पे 6%, ये जो इंटरेस्ट हुआ ये इंटरेस्ट 12 महीने का इंटरेस्ट है पर एनम, 12 महीने का, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है। इस 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को आप 12 से डिवाइड कर दो। ये 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का इंटरेस्ट बन गया। और क्योंकि हमें 5 मंथ्स का निकालना है तो 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सिंपली हमने क्या करना, 5/12। समझा मेरी बात, मैंने क्या समझाया, ये इंटरेस्ट बन गया 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का आ गया। हमें 5 महीने का निकालना है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया जी, 5,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच में नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। पर एनम का मतलब कि जितने समय लोन रहा उतने समय का इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन में 4,30,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस 4,30,000 में पहले 5,000 माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो अमाउंट यहां कितना बच गया जी, 4,25,000। समझो मेरी बात ना, इसको आप वर्किंग में भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 425। अच्छा, अब ये 425 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें ए और बी के बीच में डिवाइड करना है। क्या ए बी के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अगर कोई ड्रॉइंग्स होता तो उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा किसी भी हालात में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा 425, इसको हमें क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर देना है। तो इक्वली डिवाइड करना इसका मतलब कि टू आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो ट्रांसफर्ड टू किसको जी, ए बी को। तो ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में जाके ऐड कर दिया जाएगा और बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में जाके ऐड कर दिया जाएगा। मुझे बताओ ये 4,25,000 का जो प्रॉफिट है वो ए बी में जो आप ऐड करोगे किस रेशियो में, ओह सॉरी, इसमें रेशियो हमारा क्या होगा, तो मेरे बच्चे कहता है कि प्रॉफिट रेशियो आपका इक्वली होगा, यानी कि आप इसको हाफ 2,12,500 का अमाउंट
इनका भी 2,12,500 का अमाउंट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इतनी सी बात करनी है। यानी कि हमने सिंपल बात जो ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ कि बताओ जी पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस है अंडर पार्टनरशिप एक्ट फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो आप कहेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड, नो सैलरी नो कमीशन विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। फोर्थ में हमने क्या बोला जी, if any partner has given loan to the firm, then on that loan interest will be charged, interest will be allowed at the rate of 6% per annum. That is per annum, मतलब जितने पीरियड का लोन जितने समय रहा उतने समय का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड द लास्ट वन, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हमें मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे जी इक्वली डिवाइड कर देंगे, काम पूरा होगा। पूछा क्या था, कहा था कि भैया आप ना जरा पढ़ना सेकेंड लास्ट बिल्कुल एंड में, पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। कहता कि भैया एंट्री करो, मतलब वो अकाउंट नहीं पूछ रहा, एंट्री कर लो ना। एंट्री आप एक काम करना, जगह कहीं बना लो, अब तो मैं एंट्री भी कर सकता हूं, ये लो आप यहीं पे एंट्री बता देता हूं, यहीं पे एंट्री बता देता हूं। एंट्री क्या होगा, लिखो जी जर्नल एंट्री। एंट्री करना तो आपने 11th क्लास से लिखना शुरू कर दिया। देखो ना, अगर हमें इसको एंट्री में कन्वर्ट करना तो क्या होगा, एक तो पहले आपने एंट्री है कि एंट्रीज है, एंट्री एक ही एंट्री करना है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। देख लो ये तो नरेशन है, कहां गया प्रॉफिट, कैपिटल में। तो ए का जो प्रॉफिट है वो चला गया एज कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि कैपिटल का बढ़ना क्रिएट होता है, और बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। तो मेरे बच्चे 4,25,000 का जो अमाउंट है उसको हाफ ऑफ 2,12,500 एंड 2,12,500, ये हो गया एक एंट्री। एंट्रीज कहता ना, एंट्रीज तो मैं कई सारे एंट्रीज करता, एंट्रीज कहता तो आपका पैसा कंट्रीब्यूट किया उसकी भी एंट्री करता, लोन लेने के भी एंट्री करता, इंटरेस्ट पे करने के भी एंट्री करता, ये कई सारे एंट्री करता, बट है नहीं। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं वहां दिखाऊंगा, फिलहाल आप बस जितना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझ के काम खत्म करो। ये हमने क्या किया जी, यहाँ पे दिखाया कि अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब इन बातों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसी पे बनाया कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड हमारे बीच में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। जरा आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे शुरू हो रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को गलत लिख दिया इस बदमाश ने, टाइपिस्ट ने, बट कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला आपको, मिला बच्चे, पेज नंबर 6 पे आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। आपका सुनो क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। कहता है कि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। पॉइंट 1 में कहता है कि X हु हैड कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, एक X जो है वो बिजनेस में ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया एज कंपेयर टू दूसरे पार्टनर्स, डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum, एंड कहता है कि शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वो कहता है भैया एक तो हमने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, और जो प्रॉफिट होगा वो भी हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। क्या वो सही बोल रहा है क्या? हम बोले कि ना, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इससे Y और Z एग्री नहीं करते हैं, आप बताओ कैसे सल्टाओगे। तो मेरे बच्चे आपका सल्टाने का जो आप तरीका बताएं कि देखो जी दिस इज रॉन्ग, in the absence of partnership deed no interest on capital will be allowed, कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, एंड द प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल। कैसे लिख रहे हैं मैंने आपको बताया हुआ आंसर में, बट यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पढ़ना, देखो कैसे कैसे गंदे गंदे डिस्प्यूट से लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, Y हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। Y ने फुल टाइम बहुत ज्यादा मेहनत किया बिजनेस को चलाने के लिए, और वो डिमांड कर रहा है कि भैया हमें 5,000 के हिसाब से सैलरी चाहिए, सैलरी, लेकिन XZ एग्री नहीं है। क्या आप एग्री हो? क्या आप उसको सैलरी दोगे? नहीं दूंगा।
नहीं दूंगा मेरे बच्चे। नो सैलरी, नो कमीशन, नो एनी अदर बेनिफिट विल बी अलाउड। सिर्फ दो ही चीज तो है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन कोई आपने फर्म को दिया है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% per annum। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये भी वाई भी बदमाश है, इसको भी कुछ नहीं दूंगा। थर्ड, जेड कहता है भैया हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। लोन कितने का है? 50,000 का। और वो कहता है कि इंटरेस्ट चाहिए मार्केट रेट पे, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है 12%, उस रेट से हमें इंटरेस्ट चाहिए। ये भी गलत है, बदमाश। ये सारे अनपढ़ लोग हैं जिनको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे एक तो आपको बिना पार्टनरशिप के डीड के काम ही नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर चलो आपने इमोशन में आके, रिश्तेदारी में आके आपने काम शुरू किया और कल को डिस्प्यूट्स अगर हुआ, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको डिमांड भी करना है तो दैट शुड बी एट द रेट ऑफ 6% per annum, ना ज्यादा ना कम आपका। तो यहां तो ये भी गलत है, वही बातें आपको बता देना है। और फोर्थ पॉइंट में कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम। ऊपर में जो 1, 2, 3 पॉइंट्स में क्लेम थे उनको बिना कंसिडर किए बगैर कहता है कि आपका जो प्रॉफिट वो 50,000 है, हाउ विल द डिस्प्यूट्स बी सेटल, कैसे सेटल होगा? बोल देना कि 50,000 में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना हो जाएगा जी? 50,000 का 6% यानी कि 3,000। तो कह देना कि 50,000 में 3,000 तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट देके जितना भी अमाउंट बच जाएगा दैट इज 47,000, वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स है, 1:1:1, खत्म होगी बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना, आप मत सुनना उनकी बातें, वो गलत है। ये अनपढ़ लोग है, ये बदमाश लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पहले इमोशन में आके उल्टे सीधे काम करते हैं और बाद में हमें परेशान करते हैं, तो फिर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 1 हो गया ना, अभी तो कराया मैंने, सारी बातें समझा दी। लिखना कैसे मैंने आपको दिया हुआ है, आप ऐसे लिखो, चाहे अपने लैंग्वेज में लिखो, बस आप लिखना। एग्जामिनर को बस गाली मत देना, आपको जैसे लिखना लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस गाली मत लिख देना, अदरवाइज वो बहुत पीटेगा, आपको बहुत पीटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए। XY आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव, लो फिर से, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। What shall be the position in the following cases? वो क्या केस है आप खुद देख लेना। मैं इसको नहीं पढ़ने का मन कर रहा, पढ़ दूं मैं क्या? नहीं सर मैं कर लूंगा, छोड़ दो फिर, आप इसको कर जाना, मैं नहीं करूंगा। वैसा ही क्वेश्चन आपका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, आप जरा आइए मेरे साथ यहाँ पे 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3, ये ओरल एग्रीमेंट था ना, पार्टनरशिप डीड जो है मे बी रिटन और ओरल, वही आपकी बात करता है। हालू एंड गालू, सर कैसे नाम है? नाम पे मत जाओ, एग्जाम में हमेशा उल्टे सीधे नाम वो लिखता है आपको बस परेशान करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को खराब करने के लिए। वो हालो गालो भालू नालू पता नहीं कैसे कैसे नाम देगा, आप उस नाम को पढ़ेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे और आपका 2-3 सेकंड खराब हो जाएगा। नहीं, उनके इस चाल में मत फंसना, बस क्वेश्चन है, जो नाम है ठीक है, आगे पढ़ो। हालो गालू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट, they have not entered into partnership deed but had agreed on following। 1 मिनट, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाया है, लेकिन इस पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है, मतलब ये इस बात वो एग्री हो गए। इसका मतलब हुआ कि रिटन एग्रीमेंट उनके पास नहीं है, ओरली वो ये बातों पे एग्री हुए थे। क्या कहा था जी? सैलरी विल बी पेड टू हालू 10,000 पर मंथ, गालू विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट विल बी अलाउड 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 10% के हिसाब से, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो दोनों का सहमति होना जरूरी है, मतलब जितने पार्टनर्स हैं। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व, बोलता बताओ कैसे आप यहाँ पे डिजोल्व करोगे। क्या बता रहा है? पॉइंट 1, गालू डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हालू इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। कहता है, गालू कहता है भैया मुझे सैलरी चाहिए जैसे कि हालू को मिल रहा है। देखो हालू को पॉइंट नंबर 1 में सैलरी कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। ये कहता है मुझे भी चाहिए क्योंकि मेरा कमीशन कम है। क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो ओरल एग्रीमेंट कर चुके हो वो भी वैलिड एग्रीमेंट है।
समझ मेरी बात। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने कोई ओरल एग्रीमेंट किया है, वो भी आपका कहता है कि वो हो सकता है, तो जो पॉइंट्स आपके हो सकता है कि जब एग्रीमेंट हो रहा होगा आपने क्या क्या वीडियो बना लिया होगा, वॉइस रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो उस केस में वो भी वैलिड माना जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते मेरे बच्चे, वो आपका इनवैलिड डिमांड है। फिर कहता पॉइंट नंबर 2 में, हालो डिमांड्स दैट हिज सन सोनू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 25% शेयर। मतलब वो अपने बेटा को एडमिट करना चाहता है पार्टनर ग्रुप में, लेकिन इसके साथ गालू डिसएग्री करता है, बोलता भैया नहीं मैं नहीं चाहता। तो क्या वो एडमिट कर सकता है? नहीं कर सकता। दोनों ही पार्टनर की सहमति होगी तभी कह रहा है, तो यानी कि आप उससे हटके नहीं जा सकते। ये पॉइंट्स है कि ओरल एग्रीमेंट भी आपका वैलिड होगा, बशर्ते का बस प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका उसको कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, एक बार 4th के पास आओ, क्वेश्चन नंबर 4th के पास। फोर्थ क्वेश्चन में आ रहा है, जरा आइए क्या बता रहा है आपको यहाँ पे। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, A and C have granted loan to the firm on 1st October 2018 of 2 lakhs and 450 respectively. It is agreed, मेरे बच्चे एग्रीमेंट है इनके बीच में, that interest at the rate of 9% per annum will be paid on loan. लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एग्रीमेंट है तो फिर देंगे ना, एग्रीमेंट हो तब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा, बट एग्रीमेंट 9% तो 9% लो क्या जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2019। मतलब इंटरेस्ट जो बच्चे अभी पे नहीं हुआ है, अभी पे करना है। बोलता है कि आपका पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ 2 पार्टनर्स। कहता है कि एंट्री करो और आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। मेरे बच्चे अकाउंट बनाने वाली बातें जो है ना, वो तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। अकाउंट बनाने वाली जो बात ये कह रहा है वो अभी यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे, वो हमें सीखना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी चीज की एंट्रीज करके दिखा देता हूँ। ऐसे एंट्री पे मैं अलग से क्लास मैंने बनाया हुआ है, बट फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ और लोन पे इंटरेस्ट जो निकालना, ये सब बातें मैं आपको सिखाता हूँ। ये लीजिए, ये लो, मैं इसको मिटा दूं और फिर अब आपको मैं यहां पे ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूं। अब जरा आ जाओ 4th में क्या बता रहा मैं पहले, क्योंकि कई सारे डेट है क्वेश्चन में, तो 4th में मैं पहले यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं और सारी बात इस पे लिख लेता हूं। 4th में कहता है कि ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो इक्वली है, A एंड C ने ग्रांट किया लोन 1 अक्टूबर 2018 को। यहां मेरे बच्चे कहीं 1 अक्टूबर 2018 को A और C ने यहां पे क्या क्या है, लोन दिया है। लोन जरा बताओ, A ने कितना दिया लोन? 2 lakhs का A ने लोन दिया, 2 lakhs का फर्म को, और C ने लोन कितना दिया जी यहाँ पे 450 का, 4,50,000 का लोन दिया है यहाँ पे C ने। ठीक है, इट इज अग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम विल बी पेड। ठीक है, एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट पे किया जाएगा 9% के हिसाब से। बुक्स क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को, 31 मार्च 2019, यानी कि इसका जो एंड होगा 31 मार्च को। इंटरेस्ट और लोन अभी पे नहीं हुआ है, बकाया है। मतलब इंटरेस्ट लोन हमें देना तो है बट अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, कहता है कि आप जरा बताओ एंट्रीज क्या होगा और अकाउंट बाद में सीखेंगे, पहले हम एंट्रीज के बारे में सिखा दूंगा आपको। देखो 1 अक्टूबर ये हो रहा है मेरे बच्चे जनरल एंट्रीज। यहाँ पे एंट्री नहीं लिखा है, एंट्रीज, तो सारी एंट्रीज दिखा देता हूं। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ जी, आपने A और C से लोन लिया। जब लोन लिया तो फर्म के पास क्या आ गया? पैसा यानी कि बैंक बढ़ गया। आप कैश भी लिख सकते हो, बट जनरली लेन देन बैंक से होता तो बैंक अच्छा रहेगा। कितना पैसा आ गया? 6,50,000, 650। और साथ ही साथ फर्म के ऊपर में दोनों की लायबिलिटी क्रिएट हो गई जी। तो A का लायबिलिटी एज लोन अकाउंट और C से जो पैसा लिया वो सीज लोन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 लाख रुपीज यहाँ एंड 450 आपका यहाँ पे
समझ में बात यहाँ पे, ये हमने 1 अक्टूबर की एंट्री कर दी। आपका क्वेश्चन ने कहा था कि आप एंट्री करो, 1 अक्टूबर की हमारी एंट्री होगी। मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे समय चला और चलते चलते साल का एंड आ गया, यानी कि 31 मार्च 2019। आपने 11th क्लास पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस का जो रिकॉग्निशन होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है। एक्रूअल का मतलब होता है कि अगर वो बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, पे हो चाहे पे ना हो। तो मेरे बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, साल के एंड में फर्म के लिए एक एक्सपेंस बढ़ गया, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जरा बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो अमाउंट आपका होगा ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा जी, पार्टनर्स को। तो पता है क्या होगा, मैं पार्टनर्स के लोन में ऐड कर दूंगा, मतलब टू एज लोन अकाउंट एंड टू सीज लोन अकाउंट। सर मैं समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ठहर जाओ, पहले आप देख लो मैं क्या कर रहा हूं। मुझे बताओ यहां पे इंटरेस्ट टोटल कितना बनेगा, मैं यही वर्किंग बता दे रहा हूं समझाने के लिए। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वर्किंग एग्जाम में अलग होगा और एंट्री अलग होगा, बट समझा रहा हूं इसलिए यहीं पे बता देता हूं। एक लोन कितना है, 2 लाख का। अब बताओ इस 2 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख पे कहां गया क्वेश्चन, 2 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है ना। तो 9/100, ये इंटरेस्ट मेरे बच्चे 1 साल का हो गया, पर एनम रेट है। बट हमें इंटरेस्ट कितने समय का चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो पहले इसको 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ गया। और 6 मंथ्स का निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना हो गया, 9,000, ठीक है ना। और फिर आप चेक करो अब इंटरेस्ट कितना हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन बेज लोन, बी के लोन पे कितना। तो बी का लोन कितना है, 4,50,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और इस पे भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा। तो जरा बताओ 450 पे कितना बन रहा है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, चेक कीजिए आप यहाँ पे। 450 पे 4,50,000 का 9% और आपका 6 मंथ्स का, ये आ गया 20,000 रुपीज, आपका 20,250 का अमाउंट। ये हो गया मेरे बच्चे बी के लोन पे। तो टोटल इंटरेस्ट बताइए कितना बन गया आपका यहाँ पे, 29,250। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 29,250 का अमाउंट आप डेबिट कीजिए और जो ए को देना है इंटरेस्ट हम ए के अकाउंट में ऐड कर देंगे, यानी कि 9,000। और जो बी को देना है वो बी के अकाउंट में ऐड कर देंगे। सर अकाउंट में क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो कह रहा है अभी पे नहीं हुआ है, पे करना है। पे अगर पे हो गया होता मेरे बच्चे तो मैं करता इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट, अगर पे हो गया तो। अगर पे अभी करना है तो आपका जो लोन है उस लोन में क्या होगा, और 9,000 का अमाउंट ऐड हो जाएगा। और आपको अभी दिखाऊंगा मैं कैसे करूंगा, ये आपका एंट्री निकल के आ गया 31 मार्च को। ये मैं इसको बॉक्स में डाल दूं, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पहले सुन लो मेरी बात। और 31 मार्च 2019 को ही मैं क्या करूंगा जी, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, तीसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये क्या क्या नहीं समझ में आया, अभी सारी बातें समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। अभी क्लास हमारी थोड़ी खत्म हुई है। आप 29,250 से एंट्री कंप्लीट कीजिए। अभी समझाता हूं, पहले आप लिख लो तीनों एंट्री। हमें क्वेश्चन में जो एंट्री करना था वो कर लिया मेरे बच्चे। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। मतलब मैं ब्लू ले रहा हूं और रेड, मतलब आपको लिखना नहीं है, बस समझना मेरी बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लिख लिया आपने सर, हाँ। अब 12th क्लास भूल जाओ और आ जाओ 11th क्लास में। याद कीजिए 11th क्लास में क्या होता था कि अगर आपने रेंट पे किया तो आप एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, मान लो 5,000 रुपए। और अगर रेंट अभी साल के एंड में पे करना बकाया है तो आप एंट्री करते थे
रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, मान लो 2000। पर बच्चे अगर रेंट पे हो चुका है तो पेड की एंट्री आप ये क्या करते थे, अगर रेंट अभी पे करना बकाया है तो ये एंट्री होता था। और याद कीजिए एंड में, साल के एंड में जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो उस प्रॉफिट लॉस में जितना भी रेंट आपका पे हो चुका है 5, या जो रेंट पे करना बकाया है 2, 5 + 2 टोटल 7000 को आप यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखाते थे। याद करो, ये पढ़ा है आपने 12 क्लास में, 11 क्लास में, कि जो भी रेंट हमने पे कर दिया या जो पे करना बकाया है, दोनों हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस है, दोनों का हमने बेनिफिट ले लिया है, दोनों को इकट्ठा करके आप यहाँ खर्च दिखा देते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो प्रॉफिट लॉस में रेंट पेड 5 प्लस आउटस्टैंडिंग 2 टोटल 7000 बाहर जाता था। और मैंने बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाया भी है इसका रीजन करंट ईयर का। वही काम तो यहां भी कर रहा हूं मेरे बच्चे। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं हुआ है, यहां पे बकाया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस हो गया, जैसे रेंट यहां पे एक्सपेंस हो गया। और आउटस्टैंडिंग रेंट ये वो लोग हैं जिनको पे करना है, यहां पे उन लोगों का नाम पता है, ए और बी, ए और सी। तो ए का जो लोन है, जितना इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है उसमें से जितना ए को पे करना है ए के लोन में ऐड कर दो, जितना सी को पे करना है सी के लोन में ऐड कर दो। समझ मेरी बात? वही काम जो यहाँ पे जैसे अगर नाम होता ना किसको पे करना तो हम नाम उसका लिखते, उसी तरीके से नाम में ऐड कर दिया। और साल के एंड में जो आप जितना भी पे कर चुके, चाहे पे करना, उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते थे, यानी कि एंट्री होता था प्रॉफिट लॉस टू रेंट अकाउंट। जब भी हम इधर को एंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये नाम आपका डेबिट में आ जाता है, एंड टू रेंट, प्रॉफिट लॉस टू रेंट। वही काम किया, साल के एंड में ये जितना इंटरेस्ट उसको हमने क्या किया, आपका प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं आप कहो कि सर थोड़ा और ठीक से समझाओ तो मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू भी समझा सकता हूं। देखो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये सब लिखना नहीं है, बस दिमाग में बैठाने के लिए। लोन लिया था तो बैंक में हमारे पास कितने आ गए, 650। किसने दिया था, ए ने, तो हमने क्या किया जी, लायबिलिटी में एज लोन के नाम पर रिकॉर्ड कर दिया, कितना, 2 लाख रुपीज का अमाउंट। सी का था तो हमने सी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, कितना, 450। मतलब हमने बताया कि जो 650 का हमारे पास यहाँ पे बैंक में पैसा है, 2 लाख इससे लिया, 450 इनसे लिया। अगली एंट्री में हमने क्या किया मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए सी, मतलब जो एक्सपेंस हमारा है वो ए और सी को हमें देना है, हमने उनके अकाउंट में ऐड कर देना, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ। तो 9000 क्या किया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और इनको कितना जी, 20,250 रुपीज ऐड करते, उनके अकाउंट में ऐड किया जा रहा है कि भैया अब लोन आपका 2 लाख नहीं, 2,09,000 का हो गया। आपका 450 नहीं, 450 प्लस इतने का रह गया, इतना आपको पे किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट अभी तो पे नहीं हुआ है। इट्स वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं है। एंट्री पे अभी और हम डिटेल में आएंगे, बहुत सारी बातें समझाऊंगा, पहले आप इसको यहां तो कॉपी कर लो। ये आपका यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। हाँ सर ये तो एंट्रीज नए नए आ रहे हैं मेरे बच्चे, नए नहीं, अभी तो मैंने एंट्री आपको सिखाया नहीं है, अभी तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है। बहुत सारी बातें करूंगा आपके साथ, आपको बहुत सारी बातें करूंगा, ये सारी चीज पे मैं आपको जबरदस्त कमांड करा दूंगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो आपका एंट्रीज कह रहा कि क्या, ओहो मैंने एक चीज, चलो यहाँ पे भी रह गया। इसमें और क्या क्या पूछा था जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में। ये कहाँ गया क्वेश्चन आपका, हाँ इस क्वेश्चन में कहा था उसने कि आप ना एंट्रीज कर लिया और प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ 2 पार्टनर्स, कहता कि इन दोनों पार्टनर का बना दो लेजर अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनाऊं, कैपिटल के बारे में तो हमें पता नहीं है, लोन अकाउंट बना देता हूं। वो कह रहा है कि आप बना उनका अकाउंट, तो लो ना मैं उनका अकाउंट भी बना देता हूं। क्या जाएगा आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे लोन अकाउंट उनका बना देता हूं मेरे बच्चे। लो आज हम इसी को सीख लेते हैं, लेजर भी सीख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और अगली क्लास में लेजर अकाउंट बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। ऐसा ट्रिक आपको मैंने 11 क्लास में भी सिखाया है, अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, वो सब आपको क्लास में मैं समझाऊंगा। ये मत सोचना कि मैंने नहीं पढ़ा 11 क्लास में, सर से तो मुझे परेशानी होगी, कुछ नहीं परेशानी होगी। ये देखो आप यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोन अकाउंट आप बनाओ पहले, यहाँ पे एज लोन अकाउंट, यहाँ पे कोई कैपिटल के बारे में तो बता नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, लोन। ये सारे अकाउंट किसके बुक में बन रहा है, इन द बुक ऑफ फर्म। हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बुक में सारी एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, मैं आपको लेजर अकाउंट बनाने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका। मुझे बताओ फर्म ने जो ए से लोन लिया है,
फर्म ने जो ए से लोन लिया है, ये लोन एसेट्स है कि लायबिलिटी है फर्म के लिए? बोलो बोलो। अगर फर्म ने ए से लोन लिया है तो लोन लेना फर्म का एसेट्स है कि लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, लायबिलिटी है सर। सुनो मेरी बात, किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी आके आपसे पूछे कि अब सर आपको क्या बताया जरा बताओ, आप उनको मत बताना। पता है क्या मेरे बच्चे, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं ना, ये ब्रैकेट वाली बात मत लिखना, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, ये आपको समझाने के लिए है। जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज जितने भी लायबिलिटी होते हैं, उन सब का बढ़ना क्रेडिट होता है और घटना डेबिट होता है। आपने पढ़ा है जर्नल एंट्री में भी, लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट करो, घट गया तो डेबिट करो। मेरे बच्चे, जितने भी लायबिलिटी होते हैं उनका इंक्रीज करना, प्लस मतलब इंक्रीज करना, क्रेडिट किया जाएगा और घटना डेबिट किया जाएगा। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है ना। और हाँ, जिधर इंक्रीज करना होता है ना, वहीं पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। मतलब अगर हमारे पास यहां पे ओपनिंग बैलेंस होता 1 जनवरी 2000, 1 अप्रैल 2018, ये अगर पिछले साल से लोन अगर आया रहता तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी में यहां पे लिखता। फिलहाल ये क्या है? नील है। लोन पिछले साल से नहीं आ रहा, आप देख सकते हो, मैंने मिटा दिया। लोन आपका मेरे बच्चे पिछले साल नहीं, साल के बीच में यहां पे अपने लोन लिया था 1 अक्टूबर को। अगर पिछले साल से आता, यानी कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिया रहा था, तो मैं क्रेडिट में लिखता। ये ब्रह्मा जी भी आके बोले कि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट में, मत मानना उनकी बात, मत मानना। ये संसार का नियम है मेरे बच्चे कि जितने भी लायबिलिटी या कैपिटल होता है, मतलब आपके बैलेंस शीट में इस साइड में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस साइड में जितने भी नाम होते हैं, इन सब का जब भी लेजर अकाउंट बनेगा, उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां होगा? क्रेडिट में। हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। और जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, उनका इंक्रीज करना हम और क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करना डेबिट करते हैं। तो ब्लू में लिखने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है नहीं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। होता तो मैं इसको भी लिख देता आपका, मैं भी दिखाता, बट है नहीं इसके अंदर में। तो 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी नील हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखो, आपने फर्म ने लोन लिया 2 लाख का ए से। अब तो अगर फर्म ने ए से लोन लिया है तो ए का लोन फर्म में इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? बताओ बताओ। अगर फर्म ने ए से 2 लाख रुपीज का लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म के बुक में ए का लोन इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। लोन लेंगे तो लोन बढ़ जाएगा जी। कब बढ़ा? 1 अक्टूबर को। ये एंट्री कीजिए। और आपने क्या बोला? लोन कैसे लिया? बैंक के थ्रू, बैंक से पैसा लिया आपने। कितने का लोन लिया आपने? 2 लाख रुपीज। हो गया आपका। समझ मेरी बात? यहाँ पे हमने क्या क्या लोन, और ऐसे भी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जिसका अकाउंट बनाते हैं, अगर वो क्रेडिट में है तो एंट्री कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। नाम किसका आएगा? अपोजिट वाले का। तो हमने ए लोन क्रेडिट में, तो हमने पोस्टिंग क्रेडिट साइड किया। क्या लिखा? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट हमेशा उसी के आगे का जिसका अकाउंट बना रहे। ए से लोन कितना लिया? 2 लाख, तो बाय बैंक कितना हो गया? 2 लाख। शॉर्ट में दोबारा सुनिए, अगर लायबिलिटी है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, इंक्रीज करना हमेशा क्रेडिट होगा, डिक्रीज हमेशा डेबिट होगा। हमने ए से 2 लाख का लोन लिया, तो हमने इंक्रीज किया लोन को 2 लाख से, और एंट्री क्या बोला? बाय बैंक अकाउंट। ये लोन हमारा हो गया 2 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो हमने बोला जी आपका बाय एज लोन अकाउंट 2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, फिर 31 मार्च को ए के लोन में हमने 9,000 और ऐड किया मेरे बच्चे, हमें उनको देना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब 31 मार्च 2019 को हमें क्या देना है? बाय इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना फिर से ऑन एज लोन। एज लोन पे हमने इंटरेस्ट देना, बाय इंटरेस्ट कितने का? 9,000 का। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एज लोन। एज लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आपकी मर्जी। बस खत्म हो गया। जरा बताओ, साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2019 को लोन टोटल कितना हो गया जी? तो पहले से कुछ नहीं था, 2 + 9 2,09,000, और यही 2,09,000 आपका यहाँ पे एंड में रह गया, है ना। 2,09,000 ये हमारा एंड में रह गया, खत्म हो गई बात। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? बीज लोन अकाउंट बना लेंगे।
बीज लोन अकाउंट। सर जो आपने ब्लू में लिखा है क्या उसको लिखना जरूरी है एग्जाम में? ना मेरे बच्चे, ये तो है नहीं, फिर क्यों लिखेंगे? आप यहां से एंट्री कीजिए 1 अक्टूबर सॉरी सीज लोन है, 1 अक्टूबर को सी से लोन लिया, लायबिलिटी है, बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट। तो आपने 1 अक्टूबर को 2018 में क्या बोला? बाई बैंक। आप जरा बताओ बैंक के थ्रू सी से कितने रुपए का लोन लिया? 450, ये आ गया। और फिर 31 मार्च 2019 को बाय, इसमें हमने क्या किया जी? इंटरेस्ट जो हमें इनको देना है, इंटरेस्ट लोन सीज लोन, आप उस अमाउंट को यहां पे कितना अमाउंट आ गया? तो 20,250, यानी कि अब टोटल हमें इनको कितना देना है? दोनों मिला के 4,70,250 आपका ये अमाउंट देना है, 470,250। तो साल के एंड में 31 मार्च 2019 को यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लोन का अमाउंट कितना रह गया आपका? 4,70,250, 470,250। खत्म होगी बात। इट्स वेरी सिंपल। आज की क्लास में मुझे बहुत बोरिंग सा फील हुआ क्योंकि कुछ मजा नहीं आया, मुझे कुछ भी मजा नहीं आया। सारे क्वेश्चन तो हम लोग आराम से करते चले गए, कुछ मजा ही नहीं आया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी समय होता है जब हमें कुछ खास मजा नहीं है, बट दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ लाइफ और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये आज की क्लास में बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी है। पार्टनरशिप डीड ना हो तो एक बार दोबारा, no interest on capital will be allowed, no interest on drawings will be charged, no salary, no commission, interest on loan will be provided at the rate of 6% per annum, or the last one, the profit ratio will be equal. Agreement, partnership deed जो है that may be oral or written, but it is desirable, it is recommended to have the written agreement so that you can put that as proof in case of any disputes among the partners. और हमने कुछ एंट्री सिखाया आपको, अकाउंट बनाना भी सिखाया, लेकिन एंट्रीज में भी कमांड नहीं कराया। मैं खुद बोलता हूं और खुले मन से बोलता हूं क्योंकि एंट्रीज मैंने भी सिखाया नहीं है। अगली क्लास आने दो, अगली क्लास की शुरुआत जो होगी मेरे बच्चे, मैं एंट्रीज के साथ ही करूंगा। यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज आ रहे हैं वो उनका एंट्री कैसे बनेगा, क्या मतलब निकल के आता है, कौन कौन से तरीके हमारे पास है, सब सिखाऊंगा। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली ही क्लास में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या तरीके हैं, क्या है, वो भी हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। बुक के अभी किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना, लेकिन हाँ आप अच्छे बच्चे हैं तो अगली क्लास में आने के पहले अभी तक जितना कुछ पढ़ा उसका पूरा रिवीजन कर लेना, स्टार्टिंग से अभी तक की क्लास का पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करेंगे? क्या दोबारा वीडियो देखें? ना मेरे बच्चे, अभी इतना समय नहीं गुजरा है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, आप फटाफट क्या करें, जो नोट्स आपने तैयार किया है क्लास में उनका पेज पलटो, उनको देखो कि सर ने क्या बताया, कब क्या बताया, कब क्या लिखा आपने, रिवीजन हो जाएगा। और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरे सारे बच्चे, आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।